मैनेजमेंट थी, ठीक है। प्रोसेसर मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट किस तरह से हमने बताई थी? पार्टीशन्ड मेमोरी के तौर पे बताई थी। कैसे बताई थी उमर असलम? पार्टीशन्ड मेमोरी हमने कहा था एक ये तरीका है मेन मेमोरी को मैनेज करने का। अब पार्टीशंस फिक्स्ड साइज्ड थी और एक थी डायनामिक साइज्ड थी, ठीक है। फिक्स्ड साइज जो सी थी किसकी तरफ लीड कर रही थी? सेगमेंटेशन की तरफ लीड कर रही थी। और जो डायनामिक साइज्ड हैं ये किसकी तरफ लीड कर रही थी? पेजिंग की तरफ लीड कर रही थी। किस तरफ लेके जा रही थी ये? पेजिंग की तरफ लेके जा रही थी। क्या चीज? हाँ हाँ, ओ उल्टा हो गया ना, उल्टा सॉरी पेजिंग और सेगमेंटेशन, भाई ये ऐसे बच्चे की निशानी होती है जो पढ़ के आ रहा, ठीक है। ये हो गया। पेजिंग में फिर आगे दो फिनोमेनाज आ रहे थे। कौन से वाला? एक यूटिलाइजेशन ऑफ वर्चुअल मेमोरी। पेजिंग वर्चुअल मेमोरी को किस तरह सपोर्ट करी थी? टू यूटिलाइज मोर ऑफ द बैकिंग स्टोर डेटा, स्टोरेजेस को और रैम को मैक्सिमम यूज करना। और इसके अलावा किसकी तरफ जाना? प्रोसेसेस को मैनेज करना। पेजिंग एक और तरफ भी जा रहा था, किसकी तरफ? प्रोसेस मैनेजमेंट कह लें, ठीक है, प्रोसेस मैनेजमेंट, ठीक है। विच प्रोसेसेस नहीं आर इन द मेन मेमोरी, आर इन द मेन मेमोरी या फिजिकल मेमोरी की तरफ जाते हैं, ठीक है। फिर जब हम प्रोसेसर मैनेजमेंट की तरफ आते हैं, प्रोसेसर मैनेजमेंट में दो चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी। एक हमने क्या कहा था? मल्टीटास्किंग। एक हमने क्या कहा था? मल्टीटास्किंग हमने कहा था, ठीक है। प्रोसेसर में प्रोसेस मैनेजमेंट होती है, ठीक है, मल्टीटास्किंग कहा था। और एक हमने क्या कहा था? स्केड्यूलिंग हमने कहा था, ठीक है। और एक हमने क्या कहा था? स्केड्यूलिंग भी हमने कहा था। अब स्केड्यूलिंग मल्टीटास्किंग में आई टोल्ड यू कि एक वक्त में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स को रन करना, किसी एक प्रोग्राम की किसी एक स्टेट में चलना और दूसरे प्रोग्राम की किसी और स्टेट को अपने पास होल्ड कर लेना मेन मेमोरी में। मेन मेमोरी में जब इनफ मेमोरी हो तो वो मल्टीटास्किंग को क्या करता था? सपोर्ट करता था। मेन मेमोरी में जगह होनी चाहिए। फिर स्केड्यूलिंग की बात की जाती है तो स्केड्यूलिंग क्या करता था? प्रोसेस स्टेट्स की तरफ जाता था, ये प्रोसेस स्टेट्स की तरफ। फिर इसके अलावा और किसकी तरफ आता था? प्रायोरिटी की तरफ आता था। और आता था किसकी तरफ? टाइम एलोकेशन, टाइम एलोकेशन की तरफ। और इसमें फिर आते थे कुछ कह लें कि एल्गोरिदम्स आते थे, जिस तरह फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, राउंड रॉबिन्स एल्गोरिदम था, शॉर्टेस्ट टास्क फर्स्ट था, ठीक है, शॉर्टेस्ट टास्क फर्स्ट था, एंड एक्सेट्रा। इसी स्केड्यूलिंग के अंदर इंटरप्ट हैंडलिंग भी कही गई थी। इंटरप्ट हैंडलिंग भी यहां पे की गई थी। ठीक हो गया ये बात के नहीं? मल्टीटास्किंग कब होती थी? व्हेन RAM had enough empty memory space। क्या चीज? इसके कोई बेसिक कुछ एक फॉर्मूलाज नहीं। मल्टीटास्किंग को सपोर्ट करने के लिए तो आपकी रैम नेवर रन्स आउट ऑफ मेमोरी, एक ये कॉन्सेप्ट है। बट एक ना रैम और जो प्रोसेसर के साथ की जो कंपैटिबिलिटी है उसमें कंप्यूटर्स में कुछ फार्मूलाज हायर क्लासेस में पढ़ाए जाते हैं, जिसके हिसाब से बताया जाए कि मिनिमम इससे तो ज़्यादा ही होनी चाहिए, क्योंकि आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी कुछ मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा होता है। तो उसके ना एक बेसिक से एक कह लें कि फार्मूलाज डेवलप किए हुए हैं जो इस्तेमाल होते हैं। कोई वो फार्मूला मुझे पता नहीं है, लेकिन ना हमारे काम का है,
हायर क्लासेस पढ़ते होते हैं यूजलेस है, आप इंटरनेट से सर्च भी कर सकते हैं वो फार्मूलाज, ठीक है। मेन मेमोरी में अगर इनफ स्पेस, फिर मल्टीटास्किंग कह लें कि फिर वो कह लें कि डिस्क थ्रैशिंग का फिनोमेना बहुत ज़्यादा होता है उसमें। जो पेजेस करंटली इस्तेमाल होते हैं वो मेन मेमोरी में रखे जाते हैं, जो यूजलेस होते हैं, जो नहीं चाहिए होते हैं, उनको एक एल्गोरिदम के मुताबिक रिप्लेस किया जाता है एक हार्ड डिस्क ड्राइव के एक ऐसे एरिया में जिसको एलोकेट ही किस लिए किया जाता है, पेज रिप्लेसमेंट के लिए। समझ आ रही बात की, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स उसमें फिर लगते हैं, जैसे वर्चुअल मेमोरी का फिर उसमें फिनोमेना स्टार्ट होने लग जाता है, ठीक है। सो आज हमारा जो सा काम है, आज हम पढ़ेंगे इसकी तरफ। इसमें हमारे पास 3 स्टेट्स होती हैं, चार स्टेट्स होती हैं, प्रोसेस स्टेट्स, ठीक है। रेडी स्टेट हम लोगों ने डिस्कस करना है, राइट, बिल्कुल सही है। अच्छा, when a new process arrives in the main memory, a process control block is created. ये बात आपने लिखी थी, a process control block is created, a process, ये आपने लिखा, a new process arrives in the main memory, a process control block is created which changes the new process into the ready state. लिखा है ना आप लोगों ने, जो उस प्रोसेस को चेंज करता है किसके अंदर, नहीं लिखा, लिख लें, जनरल सी बात है ये, लिख लें। When a process is, लिख लें अपने पास, a new process arrives in the main memory, a new process arrives in the main memory. When a new process arrives in the main memory, a process control block, ये बताया ना, ये तो डेटा स्ट्रक्चर है ना, कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर है जो मुख्तलिफ डेटा को होल्ड कर रहा होता है अपने पास, ठीक है। A process control block is created which changes the new process into ready state. अब वो आगे जाएगा डिस्पैचर के थ्रू, which changes the new process into ready state. यहां तक क्लियर हुआ? सो जो अब रेडी स्टेट क्या है, रेडी स्टेट के जल्दी से लिख लें। A new process arrives in the main memory which is capable of using the processor. इसकी लाइट लगी हुई है ना? A new process arrives in the main memory and is capable of using the processor. And is capable of using the processor but has to wait for its turn within the ready queue, and is about to go into the processor for running. दूसरा लिखें for running, फिर लिखें जी रनिंग स्टेट, A processor which is, लिखें, a process which has current use of the processor,
which has current use of the processor is said to be in the running state is said to be in the running state. ये करता कौन है? ये करता कौन है? एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम डिस्पैचर है। डिस्पैचर क्या करता है? इसको एक टाइम अलॉट करता है और इस प्रोसेस ने उस टाइम अलॉटेड के अंदर ही अपने आप को क्या करना होता है? फिनिश करना होता है। टाइम अलॉटमेंट, टाइम किसका मिलता है इसको? प्रोसेसर टाइम अलॉटमेंट मिलता है, प्रोसेसर का टाइम मिलता है। यानी प्रोसेसर ने इसको अपने पास अ टास्क रेजिडेंट इन द प्रोसेसर फॉर हाउ मच टाइम पीरियड, for 3 nanosecond or for 15 nanoseconds. Every task is given the same amount of time. Every task is given the same amount of time. Once a task is completed before that time, it is replaced and a new task is reloaded into the CPU, into the processor. ना complete हो इसका मतलब है a task नहीं. A task which has not completed, is not executed, is not terminated within the allotted time slice, it is then went back, it is then sent back to the ready state. नहीं, suspended सिर्फ तब होगा जब किसी एक टास्क को अपने आप को परफॉर्म करने के लिए किसी और की जरूरत होगी, किसी और टास्क के मुकम्मल होने की, यानी सम आईओ ऑपरेशन नीड्स टू बी डन, किसी आईओ ऑपरेशन के होने की जब जरूरत हो ना तो उसको रोका जाएगा, सस्पेंड में डाल दिया जाएगा कि लेट द टास्क गेट फिनिश्ड। अब दोबारा रनिंग से रेडी में कौन जाता है? तभी जाएगा जब वो उसका 15 सेकेंड नैनो सेकेंड्स पे अगर एक टास्क मुकम्मल हो रहा है और आपने जो टाइम अलॉटमेंट उसको की है वो 3 नैनो सेकेंड की थी, तो वो बार बार जाएगा उधर, बार बार जाएगा उधर। तब तक अब 3 नैनो सेकेंड का काम हो गया तो अगला दफा जब आएगा अब उसका टाइम स्लाइस 12 का हो चुका होगा। 15 में से 3 नैनो सेकेंड की उसकी जो एग्जीक्यूशन है वो क्या हो चुकी होगी? मुकम्मल हो चुकी होगी। फिर जब वो दोबारा रीलोड होकर यहाँ पे आएगा देन अगेन क्या होगा? मतलब वो दोबारा किस में जाएगा? रेडी क्यू में जाएगा। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? हो सकता है इस तरह का कि कोई टास्क ऐसा बड़ा टास्क हो कि जो अपने टाइम स्लाइस के अंदर मुकम्मल ना हो रहा हो तो उसको बार बार जो है ना रनिंग से रेडी स्टेट, तो जब ट्रांजिशन ऑफ द स्टेट्स पढ़ाऊंगा तो उसमें हर स्टेट से हर दूसरी स्टेट ट्रांजिट करने की कंडीशन भी बताऊंगा कि कब हो सकती है और कब जो है ना दोबारा रनिंग में कब लाया जाएगा उसको। अभी स्टेट्स पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद जो है ना मैं आपको इनकी ट्रांजिशन, अगला टॉपिक है मेरा। तो आपने लिख लिया? हाँ लिखें। The ready state process is given access to the CPU. The ready state process is given access to the CPU. Next point लिखें। Ready state process is given access to the CPU by a software known as dispatcher. By a software known as dispatcher. By a software known as dispatcher, which changes the ready state process into running state, which changes the ready state process into running state, which changes the ready state process into running state. ठीक है, next point लिखें। Process which changes the ready state process into running state. अब ये बात हम लिखेंगे कि जी हर रनिंग स्टेट वाले प्रोसेस को एक वक्त दिया जाएगा। ये वक्त कौन मैनेज करेगा? उसका अपना पीसीबी करेगा, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक उसको मैनेज कर रहा होगा, बिकॉज वन ऑफ द आउट ऑफ ऑल दोज एंटिटीज वन ऑफ द एंटिटी इज द टाइम स्लाइस गिवन टू अ प्रोसेस। ठीक है, एक प्रोसेस को कितना वक्त दिया गया था, बिकॉज पीसीबी क्या था? ये एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट डेटा आइटम्स पाए जाते हैं, हाँ या ना? पीसीबी के अंदर क्या क्या चीजें होती थी? जैसे हमने कहा ना, प्रोसेस का करंट स्टेट कौन सी वाली है वो मौजूद होना, फिर प्रोसेस को आईओ रिसोर्सेज कौन से वाले अलाउ करने थे, मतलब उसके प्रिविलेजेस, ठीक है, प्रोसेस प्रिविलेजेस, रजिस्टर की वैल्यूज जिसमें प्रोग्राम काउंटर था, एमएआर था, एमडीआर था और एक्यूमुलेटर था। ठीक है, इसी तरह जो प्रायोरिटी लेवल उसका प्रोसेस का क्या है, फिर अमाउंट ऑफ सीपीयू टाइम जो इसको लगेगा अपने आप को मुकम्मल करने के लिए, ठीक है, वो चीजें, और प्रोसेस का अपना आईडी जो उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी। बात समझ आ रही है कि नहीं? अच्छा, क्लियर होगी सिचुएशन। अब इसके बाद जो अगली कहानी है, द रनिंग स्टेट प्रोसेस इज अलॉटेड अ टाइम, द रनिंग स्टेट प्रोसेस इज अलॉटेड अ टाइम विद द प्रोसेसर allotted a time with the processor
known as time slice. फुल स्टॉप। मतलब क्या, ये जो टाइम स्लाइस की बजाते खुद अब बात की जाए, टाइम स्लाइस की जो अलॉटमेंट है ये इतनी एफिशिएंटली होनी चाहिए कि प्रोसेसर को पता हो कि ये टास्क है, ये 3 सेकंड्स में, 3 नैनो सेकंड्स में होता है, तो 3 ही का उसके लिए रखे टाइम। ठीक है, अगर 15 सेकंड का नैनो सेकंड का होगा, उसके लिए 3 रखेगा, तो बार बार वो टास्क क्या होगा, लेट करेगा वो चीज़। समझ आ रही बात है कि नहीं? तो इसको ऑप्टिमाइज भी किया जा सकता है कि किस टास्क को कितनी कितनी देर देनी चाहिए। या तो एक फिक्स्ड पॉलिसी फॉलो की जाए, जो अभी कर रहे हैं हम लोग, एक फिक्स्ड पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, जिसमें हम कहते हैं जब रेडी स्टेट से एक प्रोसेस रनिंग स्टेट में आता है, उसको एक वक्त दिया जाता है। अगर वो अपने वक्त के अंदर, अपने टाइम स्लाइस के अंदर मुकम्मल नहीं होता, तो एक इंटरप्ट एकदम फ्लैग जनरेट होता है कि जी ये कंप्लीट नहीं हुआ। साथ ही क्या किया जाता है, प्रोसेसर क्या बोलता है, प्रोसेसर हमेशा चल रहा है किसके ऊपर, स्टेटस रजिस्टर की वैल्यू उसके ऊपर चल रहा है। स्टेटस रजिस्टर में किसी एक फ्लैग ने अपने वैल्यू को 1 कर देना है, उसकी वैल्यू 1 होने से एक कह लें पल्स जनरेट होगी। पल्स जनरेट होगी तो साथ ही प्रोसेसर को समझ आ जाएगा कि ये फलानी वाली पल्स थी, ठीक है, यह फलाने वाला सिग्नल था, उठा के इसको दोबारा रेडी क्यू में ले जाओ। क्योंकि प्रोसेसर तो कर रहा है काम, तो एग्जीक्यूट कर रहा है, वो कंपोनेंट्स हैं वो तो कर रहे हैं, वो तो मशीन है वो तो लगी हुई है। उस मशीन को रोका गया है एक प्रोसेस के मुताबिक, एक एल्गोरिथम के मुताबिक उसको रोका गया है कि रुक जाओ। क्यों रुक जाओ? क्योंकि किसी और की बारी आ रही है, किसी और को बोला हुआ है कि आफ्टर 3 नैनो सेकंड्स आपकी बारी आनी है। अच्छा, ये किस तरह से होता है? ये क्लॉक पल्सेस होती हैं, पल्स रुकती नहीं है। अगर आप पल्स रोक देंगे ना, सिर्फ उसको देने लग जाएंगे, तो फिर पिछला वाला जितना काम है सब करप्ट हो जाएगा। मेरी बात अंडरस्टैंड करें, ये मशीन की सिंक्रोनाइजेशन है। जैसे बैंक के जो सबसे सेफेस्ट लॉक्स होते हैं, वो जब खुलते हैं ना, तो कितनी मशीनरी आपस में, कितने गियर्स एक दूसरे के साथ जाके सिंक्रोनाइज होते हैं, तब जाके किधर वो लॉक खुलते हैं। बात समझ आ रही है? किसी एक लॉक की गरारी, किसी एक की गियर जो थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए, तो लॉक क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, सारा खुलता ही नहीं है, जाम हो जाता है। इसी तरह से जब आपके जितने भी प्रोग्राम्स पीछे वेटिंग स्टेट में होते हैं, इनको अपनी 3 नैनो सेकंड बाद इन्होंने आना ही आना होता है। तो प्रोसेसर एक टास्क को परफॉर्म कर रहा हो और उसको पल्स ऐसी दी हुई है कि आफ्टर 3 नैनो सेकंड जस्ट जंप इनटू द प्रोसेसर, तो वो पहले किसी और को कर रहा होगा, ये कोई और चीज आ जाएगी, तो दोनों करप्ट हो जाएंगे काम। पुराने वाला भी करप्ट होगा, ये वाला भी करप्ट होगा। तो करप्ट होने से बचाने के लिए जो उनसे नई सारी चीजें की जाती है, मैनेज की जाती है। एक इंटरप्ट फिर जनरेट होता है कि भाई इसका तो टाइम स्लाइस क्या हो गया, खत्म हो गया, टाइम स्लाइस खत्म हो गया, तो दोबारा इसको भेज देगा वो किसमें, रेडी क्यू के अंदर भेजेगा। अब रेडी क्यू में उसकी प्रायोरिटी है या उसका लाइन में पीछे खड़ा होना है, उसने दरमियान में खड़ा होना है, वो डिपेंड करेगा कौन, वो स्केड्यूलर उसको डिटरमिन करेगा कि किसको मुझे आगे लेके जाना है, प्रायोरिटी किसकी है। क्योंकि किसी भी टास्क को रनिंग स्टेट में लाने के लिए रेडी में होना बड़ा जरूरी है। सस्पेंडेड से नहीं आ सकता कोई टास्क, पहले सस्पेंडेड से रेडी में जाना पड़ेगा उसको। और रेडी से जो है ना, हमेशा सिर्फ रेडी से रनिंग स्टेट में आता है, रनिंग से दोबारा एग्जीक्यूटेड में भी जाता है, रनिंग से ब्लॉक में भी जाता है, और रनिंग से रेडी में भी जाता है। और तीनों की कंडीशंस है। रनिंग से रेडी में तब जाता है जब टाइम स्लाइस मुकम्मल ना हो रहा हो, एक इंटरप्ट जनरेट हो, वो उसको बोले जाओ वापस रेडी में जाओ, इंतजार करो, अभी तुमने अपने वक्त के अंदर काम मुकम्मल नहीं किया, ओके। अब सस्पेंडेड में कम जाएगा कि टास्क हो रहा है और टाइम स्लाइस अवेलेबल है अभी भी, लेकिन उसको अपने आप को एग्जीक्यूट करने के लिए किसी और ऑपरेशन की भी जरूरत पड़ रही होती है उसको, यानी एक आईओ ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, किसी और रिसोर्स के मौजूद होने की जरूरत पड़ती है। जैसे आप लोग एक वॉल्यूम ऑफ द कोन निकालते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आप लगाते हैं, और अब उसका आर आपके पास मौजूद नहीं है, आपके पास स्लैंट हाइट और वर्टिकल हाइट मौजूद है, तो आपको पहले अलग से पाइथागोरस थ्योरम लगा के उसका रेडियस निकालना पड़ेगा कोन का। जब तक रेडियस नहीं निकलेगा वॉल्यूम ही नहीं निकलेगा। तो वॉल्यूम निकालने के लिए रेडियस का पहले निकलना जरूरी है, लेकिन उसका पता नहीं था कि रेडियस है या नहीं है। तो आपने v इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कर दिया, अब वैल्यूज पुट की, पता लगा यार आर तो है ही कोई नहीं हमारे पास, उसको सस्पेंडेड में डाला, ठीक है और इंतजार किया। जब अब आईओ रिसोर्स मिसाल ले रहा हूं ना, अब कंप्यूटर में आईओ रिसोर्स क्या होंगे, किसी और ऑपरेशन का परफॉर्म करना, किसी और ऑपरेशन का एग्जीक्यूट होना। बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? तो इसलिए फिर वो आर पहले पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा, उसका आंसर आएगा, फिर उसको रेडी में भेजा जाएगा, फिर रेडी में जो ना दोबारा आएगा, आर की वैल्यू भी आएगी और बाकियों की वैल्यूज भी आएंगी इसके अंदर। क्लियर हो रही है मेरी बात की नहीं? इस तरह से चलेगा सारा सिस्टम, ये समझ आई आ गई? सो रनिंग स्टेट का आपने लिख लिया। अगला लिखें सस्पेंडेड स्टेट, लफ्ज़ कहा जाता है इसके लिए, ठीक है, मोस्टली ये दोनों अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। अब ज़रा मेरी बात सुनना, अब सस्पेंडेड स्टेट
किसको कहा जाएगा, किस ये भी प्रोसेस है, मैंने कहा ना प्रोसेस की स्टेट्स बता रहा हूँ। अब एक ऐसा प्रोसेस विच इज इनकेपेबल ऑफ यूजिंग प्रोसेसर फर्दर, ऑल्दो इट हैज इट्स ओन टाइम स्लाइस लेफ्ट विद इट, बट इट इज इनकेपेबल ऑफ यूजिंग द प्रोसेसर। एज आई टोल्ड यू अ वेरी बेस्ट एग्जाम्पल, v is equals to 1/3 pi r square h वाली, you are finding the volume but it cannot find the volume, it has its own time, it has everything, but it needs something else, it needs something else. That something else could be maybe a new page, in paging concept a new page which should be loaded from the secondary storage into the main memory. It could be the presence of some IO signal which needs to happen first before its final execution gets its running state gets the flag or the status of terminated state, before the status of the running state is changed into terminated or executed state, before उससे पहले उसको कुछ काम करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो उसको फिर नेचुरली एग्जीक्यूटेड में जा रहा था लेकिन नहीं गया, बिकॉज इट नीड्स टू गेट और नीड्स टू हैव सम IO ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड प्रायर टू इट्स ओन एग्जीक्यूशन। अल्फाज समझ आ रहे हैं कि नहीं? सो इट विल बी सेंट इनटू द सस्पेंडेड स्टेट, एंड सस्पेंडेड स्टेट में जाएगा कब? व्हेन अ रनिंग स्टेट प्रोसेस नीड्स समथिंग एल्स टू बी परफॉर्म्ड, इट विल जनरेट एन इंटरप्ट फॉर द प्रोसेसर। वो तो ऑब्वियसली फिर उसकी प्रायोरिटाइज किया जाएगा उसको फिर, क्योंकि एक टास्क इस तरह का है जिसको अपनी एग्जीक्यूशन के लिए किसी और काम के होने की ज़रूरत है। अभी उसका टाइम स्लाइस रहता है, टाइम स्लाइस की कंप्लीशन होगी ना, फिर तो प्रायोरिटी नहीं है, फिर तो रेडी में जाएगा दोबारा। तो जब मैं v इज इक्वल्स टू 1/3 को प्रोसेस कर रहा हूँ, 0.3333 मैंने लिख दिया, जब मैंने h लिखा, ठीक है, वैल्यू पाई की वैल्यू डाली, फिर मैं r की वैल्यू में आ रहा हूँ, r नहीं है मेरे पास, तो तब तक चैट वो आ गया बीच में, टाइम स्लाइस तो अवेलेबल है, टाइम स्लाइस तो अवेलेबल है, तो उसका कहा जाएगा यार तुम रुक जाओ थोड़ा सा, IO ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। जब IO ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा, ठीक है, वो जब वो r की वैल्यू निकल आएगी तो एक अनदर कह लें कि एक प्रोसेस के तौर पे उसको देखा जाएगा। क्लियर हुई मेरी बात के नहीं? या अ न्यू पेज विच नीड्स टू बी लोडेड फ्रॉम द सेकेंडरी स्टोरेज इन द मेन मेमोरी, इंतज़ार करवाया जाएगा उसको, फिर यहाँ से सस्पेंडेड, फिर उधर जाएगा और वहाँ से फिर बाकियों के साथ लाइन में लग के आगे आएगा। अगर उसके ऊपर फिर डिपेंड करता है कि उसका प्रायोरिटी, क्योंकि PCB तो बना हुआ था उसका, और जो रेडी क्यू में, टॉप ऑफ द क्यू, हेड ऑफ द क्यू में जो प्रोसेस पड़ा हुआ है उसका भी PCB बना हुआ है, क्योंकि हर प्रोसेस जो कि सेकेंडरी स्टोरेज से मेन मेमोरी में आता है, हमने लिखा न्यू प्रोसेस अराइव्स इन द मेन मेमोरी, अ PCB इज क्रिएटेड, तो उस PCB में भी जो नया आया उसका भी प्रायोरिटी पता है हमें, और जो सस्पेंडेड से उधर गया था उसकी भी प्रायोरिटी पता है हमें। अब उनके हिसाब से जो ना उनको दिया जा सकता है, ठीक है। इसको और भी डिटेल में भी ये देखते हैं कि जी अ टास्क which is being swapped with the other, a process which is being swapped, it is also monitored. How much is the time left for that process to get completed? कितना टाइम रहता है in completion? Is it just about like just it needs a few picoseconds or like 0.5 nanoseconds, or even less than that, it will get executed. ये भी देखा जाता है, और ये भी देखा जाता है a task, how much time did it kept in the suspended state, कितनी देर उसने सस्पेंडेड स्टेट में गुजार ली है, या कितनी देर में उसने वेटिंग स्टेट में गुजार ली है, एंड आफ्टर दैट उसका ये भी कैलकुलेट किया जा रहा होता है। तो जितने भी प्रायोरिटाइज वाले भी टास्क आ रहे होते हैं, इवन देन आफ्टर द हाईएस्ट प्रायोरिटी टास्क इज नॉट प्रायोरिटाइज्ड, बिकॉज द लेस प्रायोरिटी वाला जो प्रोसेस था, इट केप्ट वेटिंग फॉर वेरी लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम, जिसको सस्पेंडेड में डाल दिया था आपने। आना इसको था दोबारा से, रेडी स्टेट में जाके दोबारा खुद आना था, लेकिन उससे ज़्यादा प्रायोरिटी किसी और काम की है तो वो आ जाएगा, अगले टास्क की उससे भी ज़्यादा प्रायोरिटी है वो फिर आ जाएगा, अगले टास्क की उससे भी ज़्यादा प्रायोरिटी वो फिर आ जाएगा, अगले टास्क की उससे भी ज़्यादा प्रायोरिटी है, बोलेगा नहीं अब नहीं। वजह क्या? क्योंकि द सस्पेंडेड स्टेट और द वेटिंग स्टेट प्रोसेस, इट केप्ट वेटिंग फॉर सच अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, सो इट इज़ ऑल्सो मॉनिटर्ड कि व्हाट इज़ द टाइम in which the suspended or the blocked or the waiting state process kept waiting for it to be used by the CPU. समझ आ रही है मेरी बात कि जस्ट वैसे सारे ला रहे हैं। When a new process arrives in the main memory, a PCB is created. A PCB is created.
एक प्रोसेस जब आ रहा है उसका पीसीबी बन गया, दूसरा प्रोसेस आया दूसरा पीसीबी बना। अब ये है क्या चीज़, आप देखिए मेरी बात सुनिए, बड़ा आसान है ये कॉन्सेप्ट समझना। इस तरह से एक प्रोसेस क्या है, इट्स नॉट जस्ट ABCD, नो, ये पूरा कोड होता है। उस कोड को हैंडल करने के लिए एक और कोड बना है, उस कोड का नाम क्या है, पीसीबी नाम है। जैसे लिंक्ड लिस्ट में एक होता है स्टार्ट पॉइंटर होता है, एक होता है फर्स्ट पॉइंटर होता है, एक होता है नेक्स्ट पॉइंटर होता है, एक होता है प्रीवियस नोड पॉइंटर होता है, एक होता है एम्प्टी नोड होती है जिसका नल पॉइंटर जिसको आप कहते हैं। देयर आर लॉट ऑफ पॉइंटर्स एसोसिएटेड विद ओनली वन नोड। अब एक नोड है, डेटा है, फर्स्ट पॉइंटर उसका नेक्स्ट नोड पॉइंटर है, उसी डेटा स्ट्रक्चर में प्रीवियस नोड पॉइंटर भी होता है, ऐसा ही होता है ना। दिस नोड पॉइंटर भी होता है कि करंट नोड का क्या पॉइंटर है, पिछली का क्या था, अगली का क्या होना है, स्टार्ट पॉइंटर क्या है, फ्री लिस्ट पॉइंटर क्या है, नल पॉइंटर क्या है, सारे एक दूसरे के साथ हम लोग देख रहे होते हैं अपने एक डेटा स्ट्रक्चर में। इसी तरह से पीसीबी भी है, पीसीबी के अंदर बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स, मतलब डेटा टाइप्स बीच में हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स बीच में मौजूद है जो आपस में कलेक्टिवली काम कर रही होती हैं। किसके ऊपर, हर एक प्रोसेस के ऊपर। एज सुन एज अ न्यू, इट्स अ सॉफ्टवेयर। पीसीबी क्या है, डेटा स्ट्रक्चर एक प्रोग्राम है। क्यू क्या है, क्यू भी क्या है, एक प्रोग्राम है। इनफैक्ट वो प्रोग्राम किसको मैनेज कर रहा है, वो सिर्फ इन प्रोसेसेस की क्यू को मेंटेन कर रहा है, उसका और कोई काम नहीं है। हमने इस क्यू को सिर्फ किस तरह से पढ़ा कि यार बस आप ABCDEF की तरह से आप इसको देख लें, डेटा जिस ऑर्डर में आ रहा है उस ऑर्डर में हमने उसको रखना है। लेकिन कैसे रखना है, हर एक नोड का पॉइंटर अगली नोड को दे दें। वो मेंटेनेंस किस तरह, क्योंकि वो रीड किस तरह से करवाएं, टॉप ऑफ द क्यू से उसको रीड करवाएं, ऑटोमेटिकली फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला एल्गोरिदम एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं? सो ये एक कॉन्सेप्ट था, इसका समझ नहीं आई, आ गई? अब प्रोसेस लिखें इसका, a process which is incapable of using the processor for a process which is incapable of using the processor due to following reasons. A process which is incapable of using the processor due to following reasons. Number one, due to following reasons. 3 reasons बताऊंगा इसकी। A process which is incapable like which cannot use the processor further. क्यों रीबा? वो दोबारा प्रोसेसर को इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसको ना इस्तेमाल करने की कुछ वजूहात हैं, जैसे एक वजह पेज रिप्लेसमेंट की वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो, दूसरी वजह सम IO रिसोर्स, सम IO टास्क टू बी एग्जीक्यूटेड और परफॉर्म्ड। ठीक है, खुश हो कि नहीं? खुश हो ना? पहली बात लिखें, when it does not have the resource for further continuation, when it does not has the resource for further continuation, ब्रैकेट में लिखें, this resource must be loaded in the memory first. This resource must be loaded in the memory first. This resource must be loaded in the memory first. This resource must be loaded in the memory first. डन हो गया, ब्रैकेट क्लोज करें। सेकेंड लिखें, it could be waiting for some other signal. It could be waiting for some other signal. It could be waiting for some other signal sent from another process. ब्रैकेट में लिखें, this signal could be from some IO resource as well. This signal could be from IO operation to occur. This signal could be from IO operations to occur. थर्ड पॉइंट लिखें, थर्ड पॉइंट लिखें, in paging system it could be waiting for new pages. In paging system
थर्ड पॉइंट लिखें, इन पेजिंग सिस्टम इट कुड बी वेटिंग फॉर अ न्यू पेज, it could be waiting for a new page to be loaded from secondary storage, to be loaded from secondary storage into the main memory, be loaded from secondary storage into the main memory. ब्रैकेट में लिखें the concept of virtual memory. नेक्स्ट स्टेट लिखें टर्मिनेटेड या एग्जीक्यूटेड स्टेट। जब अपने गिवन टाइम स्लाइस के अंदर कोई प्रोसेस मुकम्मल तरीके से एग्जीक्यूट हो जाए तो आप उसको कह सकते हैं कि ये प्रोसेस अब कौन से वाला है, ये अब मुकम्मल हो चुका है, ऑल द इंस्ट्रक्शंस हैज़ बीन फॉलोड, प्रोसेसर इज डन विद एवरीथिंग, देन इट विल बी सेंट इनटू द टर्मिनेटेड स्टेट या एग्जीक्यूटेड स्टेट। ठीक है, तो लिखें इसको ज़रा कि अ प्रोसेस इन द रनिंग स्टेट upon completing its execution, a process in the running state upon completing its execution within the time slice is changed when a process in the running state, लिख लिया, when the process in the running state upon completing its execution within the time slice is changed to terminated / executed state। इसको completed या exit state भी आप कह सकते हैं, completed या exit state भी आप कह सकते हैं। completed या exit state भी। ये बात समझ आ गई सारों को कि नहीं? तो जो चीज़ हो जाती है उसको तो हटाना होता है ना, उसको मेन मेमोरी में एक ऐसी जगह भेजना होता है कि ये मुकम्मल हो चुके हैं अब, ताकि जो काम मुकम्मल हो जाए वो प्रोसेस को पता चल जाए कि अगर ऊपर से एक प्रोग्राम है उसके अंदर मिसाल के तौर पे लेट्स से इट हैड 5000 प्रोग्राम्स, मतलब एक प्रोग्राम के अंदर 5000 प्रोसेसेस बन रहे थे, उन 5000 प्रोसेसेस में से अगर आधे हो जाते हैं तो उसको पता होता है कि आधा काम मुकम्मल हो चुका है। अगर और उसको किसी ऐसी जगह में डाला जाएगा जो कि समझ लें कि जो एग्जीक्यूटेड होगा, जो अभी प्रोसेसर में आने की उसको ज़रूरत नहीं है, उसको वहाँ से निकाला जाएगा और उसकी स्टेट के ऊपर सिर्फ फ्लैग लगाया जाएगा कि ये अब मुकम्मल हो चुका है, यानी कि उसकी अब दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोबारा कभी भी। एक रनिंग स्टेट में ज़रूरत सिर्फ किसकी पड़ रही है, मतलब किसी और रनिंग स्टेट में किसी और की ज़रूरत पड़ेगी तो वो नेचुरली वो सस्पेंडेड में डाल दे देगा उसको और किसी और को करवाएगा। लेकिन जब एक मुकम्मल हो चुका है इसका मतलब अब वो दोबारा कभी भी इस्तेमाल नहीं होगा, अब वो चला गया कहीं और, कोई और टास्क है उसको दोबारा किसी एग्जीक्यूटेड टास्क की ज़रूरत पड़ेगी तो वो एग्जीक्यूटेड नहीं कहलाएगा, वो कोई आईओ रिसोर्स कहलाएगा, वो दोबारा से चलेगा, अपने लिए दोबारा से चलेगा क्योंकि किसी और टास्क को उसकी ज़रूरत थी। बात समझ आ रही कि नहीं? वो एज अ रिसोर्स दोबारा फिर कंसीडर किया जाएगा, वो उसके एग्जीक्यूटेड स्टेटस नहीं होगा, वो पेज की तरह से दोबारा ढूंढा जाएगा, उसको फिर से लाया जाएगा और फिर उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा क्योंकि उसकी न्यू एग्जीक्यूशन चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द करंट टास्क जो कि चल रहा है उसके हिसाब से। पहले जो एग्जीक्यूशन थी वो अपने हिसाब से चल रहा था, अब उस किसी और के हिसाब से चलेगा। जैसे एक क्यू है, क्यू की मेंटेनेंस या डायनामिक लिंक लाइब्रेरी हो गई, जिसको जिस वक्त उसकी ज़रूरत पड़ती है वो उस वक्त अपने लिए बुला लेता है उसको। डायनामिक लिंक लाइब्रेरी इज़ लोडेड ओनली एट द टाइम व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड एट द रनिंग स्टेट। डायनामिक समझ आ रही है ना? मेमोरी कब लोड की जाती है? सिर्फ तब जब उसकी ज़रूरत होती है। जो सिर्फ लाइब्रेरी प्रोग्राम्स होते हैं दे आर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम्स एट ऑल टाइम्स।
डायनामिक लिंक लाइब्रेरी वो पार्ट नहीं होती, जब कोड के अंदर ज़रूरत पड़े सिर्फ तब उसको लोड करके मेन मेमोरी में लाया जाता है। क्लियर हो रही मेरी बात ये कि नहीं? क्लियर होगी मेरी बात? अगला टॉपिक लिखें, ट्रांजिशन ऑफ स्टेट्स। ट्रांजिशन ऑफ स्टेट्स, ट्रांजिशन ऑफ स्टेट्स। रेडी टू रनिंग, रेडी टू रनिंग, रेडी टू रनिंग। ये तो अभी हमने ऑलमोस्ट एक तरह से आसान था, पढ़ ही लिया। टाइम स्लाइस अलॉट किया जाता है एक प्रोसेस को, वो नेचुरली बाय द डिस्पैचर और बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम स्केड्यूलर। ऑपरेटिंग सिस्टम का ये मॉड्यूल है जिसको आप डिस्पैचर बोलते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक छोटा सा कोड है जो साथ अटैच होता है। नॉर्मली किताबों में सिर्फ ये लिखा होता है अ सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम schedules a time for a ready state process, then it is converted into running state. बट कुछ किताबों में इसको बाकायदा एक्सप्लेन किया हुआ है कि इट इज़ नोन एज डिस्पैचर सॉफ्टवेयर। जिस तरह ना हर एक सॉफ्टवेयर का एक अलग अलग से नाम है, इस सॉफ्टवेयर का भी नाम है, क्या है? डिस्पैचर बोलते हैं इसको। अगर आप ये अल्फाज लिखते हैं तो गलत तस्वर नहीं किया जाएगा। सॉफ्टवेयर नोन एज डिस्पैचर वो आपके रेडी स्टेट को रनिंग में कन्वर्ट करेगा, बस एक टाइम स्लाइस दे देगा, ठीक है बात। स्टेटस चेंज हो गया, जब जैसे स्टेटस चेंज होगा इट द प्रोग्राम विल नो मोर बी लेफ्ट इन द मेन मेमोरी, इट विल बी द वन जो कि तमाम रिसोर्सेज बोलेंगे यार तुम्हारी बारी आई, जाओ 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 प्रोसेसर के पास जाओ, तो प्रोसेसर उसको क्या करेगा? फिर एग्जीक्यूट करेगा। नेचुरल्स है ना ये, ठीक है। बाकी रेडी क्यू में अपना इंतज़ार कर रहे होंगे अपनी प्रायोरिटी की बेस के ऊपर, क्या ख्याल है? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, राउंड रॉबिन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सही है ना। तो इसका लिखें रेडी टू रनिंग का। When a process is capable of using the processor time, when a process is capable of using the, अब ये एग्जाम्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। ये जो है ना ये स्टेट ट्रांजिशन जो सी है ये एग्जाम के क्वेश्चंस हैं। पहले आई टोल्ड यू द नॉलेज एंड द डिक्शनरी अबाउट दीज स्टेट्स एंड नाउ द एग्जाम क्वेश्चंस कि जी बताएं क्या क्या। अब मैं 3-4 आपको ये ट्रांजिशंस बताऊंगा जितनी पॉसिबल हैं, उनमें से 1-2 इस तरह से प्रोसेसेस की जो ट्रांजिशंस एग्जाम में आती होती हैं कि फ़लाने से फ़लाने में जाने के लिए क्या तरीका कार चाहिए, ज़रूरत क्या है उसका। मैं डायग्रामेटिकली भी एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली रिटन में आता है, कोई पता नहीं डायग्रामेटिकली भी आ सकता है। मुझे नहीं था पता, ये डायग्राम्स मैंने खुद बनाई, फिर अब मैं देखता हूँ जो न्यू किताबें हैं या जो न्यू बुक्स जो कि ये जो क्या नाम है इनका, जो पेपर्स बनाते हैं उनकी किताबें भी होती हैं, तो उनकी किताबों के अंदर वो न्यू डायग्राम्स भी आती हैं क्योंकि पेपर चेक भी वही लोग करते हैं। तो एक डायग्राम मैंने खुद बनाई और उसके अंदर मैं थोड़ी सी अपडेट्स भी, क्योंकि ये जो बातें होंगी सारी मैं डायग्राम पे ले जाऊंगा सारी, ठीक है। रेडी टू रनिंग स्टेट का लिखें ज़रा। व्हेन अ प्रोसेस इज केपेबल ऑफ यूजिंग द प्रोसेसर टाइम, व्हेन अ प्रोसेस इज केपेबल ऑफ यूजिंग द प्रोसेसर टाइम, the operating system allocates the operating system allocates the processor time, allocates the processor time to the process. The operating system allocates the processor time to the process so that it can be executed मतलब रनिंग में डाल दिया जाए, so that it can be executed. नेक्स्ट पॉइंट लिखें, ब्रैकेट में लिखें ये बात, इन केस इफ रिक्वायर्ड, तो ये आप ये भी आंसर लिख देना। एक्चुअल आंसर अभी आपने लिख लिया कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना इसको एक प्रोसेसर टाइम स्केड्यूल करता है ताकि वो प्रोसेसर को इस्तेमाल करके ख़ुद को एग्जीक्यूट करा सके, तब वो रेडी स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। ये जो अगली बात है वो डिस्पैचर वाली बताऊंगा, ये ब्रैकेट में लिख लें। अ प्रोसेस, अब ये डिपेंड करता है मार्क्स के ऊपर। इफ़ 1 मार्क क्वेश्चन तो 1 पॉइंट इज़ इनफ, ठीक है। 2 मार्क्स का है तो दे नीड अनदर आर्ग्यूमेंट एज वेल, द अदर आर्ग्यूमेंट विल बी द नॉलेज ऑफ डिस्पैचर। क्लियर हो रही है मेरी बात जो ब्रैकेट में लिख रहे हैं, सही है ना।
समटाइम्स जब क्वेश्चंस आते हैं ना डिफरेंसेस के, कहते हैं ना जी 2 नंबरों का है जी, मुझे डिफरेंसेस बताएं। जैसे एग्जाम में था कंट्रोल सिस्टम एंड मॉनिटरिंग सिस्टम के का डिफरेंस बताएं, एक वेदर स्टेशन में कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम में डिफरेंस बताएं। अब ये एक पॉइंट तस्वर होगा कि आप बोलेंगे जी कि कंट्रोल सिस्टम में वैल्यूज़ को सिर्फ देखा जाता, मॉनिटरिंग सिस्टम में वैल्यूज़ को सिर्फ देखा जाता है, स्टोर किया जाता है, वाइल कंट्रोल सिस्टम के अंदर वैल्यूज़ के बेस के ऊपर एक आउटपुट एक्शन भी लिया जाता है। ये 2 पॉइंट्स नहीं है, एक पॉइंट है ये, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये होगा कि कंट्रोल सिस्टम में फीडबैक्स होते हैं जो न्यू इनपुट्स को तब्दील करते हैं, मॉनिटरिंग सिस्टम में फीडबैक्स नहीं होते। तो मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं? ये जो 2 पॉइंट्स है ना, मतलब ये जो एक जुमला था पूरा, इसमें एक कंट्रोल की बात और एक मॉनिटरिंग की, इट इज कंसीडर्ड एज 1 डिफरेंस। अगर 2 नंबर आ रहे हैं तो 2 अलग अलग क्या बताने हैं, और मतलब एक कंट्रोल मॉनिटरिंग 1 पॉइंट, कंट्रोल वर्सेस मॉनिटरिंग 1 अदर पॉइंट। इट इज नॉट लाइक कंट्रोल का 1 पॉइंट वर्सेस मॉनिटरिंग का 1 पॉइंट, नो इट इज नॉट लाइक दैट। Are you getting my point कि नहीं? So if the given space is like 4 lines, you will be very precise about those knowledge which you are trying to express. You cannot explain with a very useless lines और बीच में the difference between control and monitoring system is that. अगली एक लाइन आपकी ज़ाया होगी इस चीज़ के अंदर। Just talk about the answers that are, वो उसने पहले पूछ लिया ना why, तो do not reiterate the question. Obviously आप आर्ग्यूमेंट लिखें, उसने स्पेस आर्ग्यूमेंट के लिए लिख दी, रीआइट्रेशन के लिए नहीं लिखी। रीआइट्रेशन हैज़ ऑलरेडी बीन डन इन द क्वेश्चन, वो कर दिया उसने, बस आप आंसर की तरफ आओ और वो नंबर भी आपके आंसर की तरफ देगा। बेशक आप सिर्फ पहला वर्ड के लिखे बिकॉज, सिंस, यहाँ से आप स्टार्ट कर लें, वाइल यहाँ से कहानी शुरू कर दें, जुमला कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है। आपका असल बात किसकी तरफ है? अगली बात की तरफ है। और इसकी तरफ जब मैं ये चीज़ देखता हूँ ना, बहुत से बच्चों ने अननेसेसरी बातें लिखी, मैंने लिख काटा मारा हुआ है उसको, पता कि आपको आइडिया हो कि ये अननेसेसरी है, ये आपने एग्ज़ाम में नहीं करना। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जैसे आप हैं, इंतहाई प्रिसाइज बात लिखी है, इंतहाई प्रिसाइज बात लिखी है, लाइक ये मैथमेटिकल क्वेश्चंस चल रहे हैं। किस्मत अच्छी हो इंसान की, टारगेट पे लग गई बात तो ठीक है, थोड़ा सा ऊंचा नीचे हुआ तो पूरे वो जो इतनी प्रिसाइज लिखी वो पूरी की पूरी ख़राब ही होगी। फिर समझ रहे हो मेरी बात के नहीं? और राइटिंग आपकी ऐसी होनी चाहिए विच शुड बी अ लिटिल कम्युनिकेटिव। इट शुडंट बी सम राइटिंग के वो एनॉय कर रही हो एग्जामिनर को। राइटिंग शुड बी इन एटलीस्ट रीडेबल फॉर्मेट। ऐसा फॉर्मेट ना हो कि जिससे पढ़ने में तकलीफ हो रही हो। आप समझते हैं तकलीफ किसको बोलते हैं? बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना कि लिखा हुआ क्या है इस बच्चे ने, खुद से वो अल्फाज प्रेडिक्ट कर रहा हो एग्जामिनर के, ये भी लिखा हो सकता है, पता नहीं ये भी लिखा हो सकता है। सो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ अ स्टूडेंट कि वो ए लेवल्स में बैठा हुआ है, पेपर दे रहा है और राइटिंग वो ऐसी लिख रहा है कि जो एग्जामिनर को समझ ही नहीं आ रही। सो नेचुरली ही विल नेवर गिव यू मार्क्स, माइंड इट। You are giving an exam coming after a year. You cannot just be a doctor और आप उसमें अपना टेंट्रम्स नहीं दिखा सकते कि जी मैं तो बस ऐसे ही हूँ जी। वो साइंसदान नहीं है आप, ठीक है, कि दुनिया आपके पीछे भाग रही है। आपको अपनी बात ऐसे लिखनी है, उसने सवाल पूछा तो आपको जवाब ऐसा देना है जो आपकी पर्सनैलिटी की रिफ्लेक्शन करे, आपको जवाब आता है, बजाय इसके कि आप उसके अंदर कुछ और ही कहानी लिखे। नहीं, जिस तरह मीम्स बनी होती हैं, ट्रू और फॉल्स, एक बच्चे ने ऐसे किया होता है कि वो ट्रू भी लग रहा होता है और वो फॉल्स भी लग रहा होता है ना। वो एक मीम सी बनी हुई, उसने ऐसी राइटिंग उसने सेट की हुई होती है। तो अब एग्जामिनर क्या करे बेचारा, वो देख रहा होता है कि यार प्रेडिक्ट कर रहा होता है ये भी लिखा हो सकता है। तो जब वो एक हद तक समझ आ जाए तो ठीक है, नहीं आए ना तो नंबर नहीं देता होता, बांट नहीं रहा नंबर। ऐसे तो हर बच्चे चालाकियाँ दिखाए फिर, और जिनको काम नहीं आता तो वो चालाकियाँ ही दिखा रहे होते हैं। तो ये काम नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है। रेडी टू रनिंग का हो गया। अगला लिखें रनिंग टू रेडी, ब्रैकेट वाला, अच्छा ब्रैकेट वाला लिखें। अ प्रोसेस इन द रेडी स्टेट इज गिवन एक्सेस टू द सीपीयू A process in the ready state is given access to the CPU by the dispatcher software. Given access to the CPU by the dispatcher software. Then it changes to the running state. Then it changes to the running state. अच्छा, अब ये कब होगा? रेडी से रनिंग में आया, रनिंग से दोबारा रेडी में चला गया, ये कब होगा बताएं? टाइम आउट हो जाए, जब टाइम आउट इंटरप्ट जनरेट हो जाए,
जब टाइम आउट हो जाए वापस उसमें चला जाएगा, वापस क्यू में चला जाएगा, ठीक है। और क्यू में फिर उसकी प्रायोरिटी देखी जाएगी, हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले टास्क पहले किए जाएंगे। क्या चीज़? नहीं, टाइम स्लाइस वही होगा जो टाइम स्लाइस जो अलॉट कर दिया था ना ऑपरेटिंग सिस्टम ने, वही टाइम स्लाइस होगा। अगर मिसाल के तौर पे एक टास्क, जैसे मैंने अवैस को भी कहा कि एक टास्क की एग्जीक्यूशन ज़्यादा टाइम की है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम ने उसको एक टाइम अलॉट कर दिया 3 नैनोसेकंड का, हो गया ठीक है ना, वो दोबारा आएगा। फिर अगले, अब जो 3 सेकंड गुजर चुके हैं ना, वो रिज्यूम नहीं होगा, वो स्टेटस चूँकि उसका पीसीबी बना हुआ था ना, उसका पीसीबी बना हुआ था ना। पीसीबी में क्या होता है, बड़े मज़े की बात आ गई, पीसीबी में तो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू पड़ी हुई है, उसमें एमएआर की वैल्यू पड़ी हुई है, उसमें एमडीआर की वैल्यू पड़ी हुई है, उसमें एक्यूमुलेटर की वैल्यू पड़ी हुई है। इसका मतलब क्या है, रजिस्टर्स की वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं उसके अंदर। तो जब वो दोबारा रीलोड किया जाएगा ज़ाया नहीं होंगे उसकी वैल्यूज़, उसको रिज्यूम का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करेंगे, स्क्रैच से नहीं करेगा, क्योंकि पीसीबी में अपनी वैल्यूज़ थी। कौन कौन सी पीसीबी के पास, ये भी पड़ा हुआ था, इनकी ज़रूरत थी ना हमें, और इसकी ज़रूरत थी। ये ख़ास 4 रजिस्टर्स है जिसके अंदर एड्रेस या डेटा पड़ा हुआ होता है, क्या ख्याल है? और इसको हम नलिफाई कर ही नहीं रहे, इसके अंदर जो स्टेटस पड़ा हुआ है वो इसके अंदर ही है, क्योंकि हर प्रोसेस का आपने कहा क्या बनता है, पीसीबी बनता है। पीसीबी ज़ाया नहीं हो रहा, पीसीबी प्रोसेस के साथ ही अटैच्ड है, ताकि अगली दफ़ा जब रीलोड हो ना तो रिज्यूम हो, रीलोड हो तो रिज्यूम हो। देखें अल्फाज A2 में बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे नहीं मैंने कहा था एग्जीक्यूटिंग एंड एग्जीक्यूटेड, वो जो आपकी पाइपलाइनिंग के कॉन्सेप्ट के अंदर, इसी तरह से यहाँ पे भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होंगे कि जी रीलोड एंड रिज्यूम। समझ रहे हैं बात कि नहीं? इट जस्ट रिफ्लेक्ट्स द आइडिया, द स्ट्रॉन्ग आइडिया ऑफ अ स्टूडेंट के हाउ डिटेल्ड हिज नॉलेज और हाउ डिटेल्ड हिज एक्सप्रेशन ऑफ द आंसर इज़। आपको अगर मैं ओ लेवल्स के आंसर्स दिखाऊं और आपको A2 के आंसर्स दिखाऊं, दोनों में एक्सप्रेशन का बहुत फ़र्क होता है, प्रिसीजन का, प्रिसाइज आंसर का और एक्सप्रेशन का फ़र्क होता है। वहाँ पे इंग्लिश डिफरेंट होती है, यहाँ पे इंग्लिश थोड़ी सी ऐसी होती है जो सपोर्टिव बात होती है, जैसे नहीं वो फ्यू एंड सम में फ़र्क होता है, वही चीज़ें यहाँ पे भी रीयूज़ होती हैं, मतलब इस्तेमाल हो रही होती हैं कि जी मतलब जो फ़र्क नहीं है, फ्यू का कहाँ पे लगेगा अल्फ़ा पार्टिकल्स और सम का लफ्ज़ कहाँ पे अल्फ़ा पार्टिकल्स फिज़िक्स में लगेगा। इसी तरह से ओ लेवल्स में इग्नोर कर दी जाती है, एडवांस लेवल में एडवांस आंसर। सो एक्सप्रेशन मस्ट बी एडवांस। अब आप उसमें एक्सप्रेशन भी अब बच्चों वाला रखें और आप राइटिंग भी ऐसी रखें कि एग्जामिनर इरिटेट हो रहा हो, तो ये गलत बात है ये, ठीक है, सही है। एंड यू कैन नॉट आर्ग्यू वंस अ थिंग इज़ जस्ट क्रॉस्ड, कि ये बात आपने समझ ही नहीं है क्या लिखी हुई, तो आप उसको नोट में ये नहीं लिख सकते कि आई मेंट टू राइट दिस, और इस लफ्ज़ को आप डिफेंड ही नहीं कर सकते हैं। यू हैव नो राइट कि आप उस लफ्ज़ आपने गलत लिखा तो गलत लिखा। क्लियर हो रही है मेरी बात क्या नहीं? ये मैथ्स तो है नहीं, ये तो इंग्लिश रिलेटेड आंसर्स होंगे P3 के, तो आपकी इंग्लिश एटलीस्ट ऐसी होनी चाहिए जो आपके एक्सप्रेशन को सपोर्ट कर रही हो, आपके जवाब को सपोर्ट कर रही हो। तो खैर रनिंग टू रेडी स्टेट लिखें ज़रा। लिखें जी। When the time slice is completed, when the time slice is completed, when the time slice is completed, an interrupt occurs. An interrupt occurs. When the time slice is completed, an interrupt occurs. An interrupt occurs. ब्रैकेट में लिखें, an interrupt occurs as a result of which the process can no longer use the processor. The process can no longer use the processor. Process cannot use the processor even though it is capable of
further processing even though it is capable of further processing, ब्रैकेट को क्लोज करें, the process is moved to the ready queue. The process is moved to the ready queue. The process is moved to the ready queue. Process is moved to the ready queue. यहाँ पे टाइम स्लाइस अलॉटमेंट, यहाँ पे टाइम स्लाइस इंटरप्ट, टाइम स्लाइस कंप्लीशन इंटरप्ट, यहाँ पे टाइम स्लाइस अलॉटमेंट और यहाँ पे टाइम स्लाइस कंप्लीशन इंटरप्ट. ऑल्दो अ प्रोसेस इज लाइक इट कैन यूज द प्रोसेसर बट टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया, रेडी में दोबारा जाओ, फिर से दोबारा आओ, डन हो गया. अगला तीसरा लिखें, रनिंग स्टेट टू ब्लॉक्ड स्टेट, रनिंग स्टेट टू ब्लॉक्ड स्टेट. नहीं, अभी नहीं. रनिंग टू ब्लॉक्ड या सस्पेंडेड स्टेट, ब्लॉक्ड या सस्पेंडेड स्टेट. अच्छा, एक और मेरी जहन में भी मिसाल आ रही है. आप लोग मैथ्स तो पढ़ते ही हैं ना, आपको फैक्टोरियल का भी आइडिया है. 5 फैक्टोरियल कैसे निकलेगा? 5 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल. और 4 फैक्टोरियल कैसे निकलेगा? 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल. और 3 फैक्टोरियल कैसे निकलेगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 2. 2 फैक्टोरियल कैसे निकलेगा? 5 फैक्टोरियल तो भी निकला ही नहीं है. समझ रहे हो मेरी बात की नहीं? अभी अगले कहानी नया नया कह लें केस खुलता जा रहा है. 2 फैक्टोरियल इज 2 मल्टीप्लाई बाय 1 फैक्टोरियल एंड 1 फैक्टोरियल इज द बेस केस. 1 फैक्टोरियल इज द बेस केस. इट इज इक्वल टू 1. 1 फैक्टोरियल का आंसर 1 आया. 1 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? 2 के साथ. उसको फिर 2 आंसर आएगा. ये रिवर्स में फिर गेयर लगेगा. तो 5 फैक्टोरियल सबसे आखिर में निकलेगा, हालांकि पूछा सबसे पहले था. क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं हुई? तो ये सस्पेंडेड स्टेट का कहानी है. जब तक 4 फैक्टोरियल जब आएगा, फिर 4 फैक्टोरियल का आंसर 5 के साथ क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा. सही लिखें. रनिंग टू द ब्लॉक्ड स्टेट का लिखें, मतलब आसान अल्फाज में कहा जाए तो ये कहा जा सकता है कि अ प्रोसेस इन द रनिंग स्टेट कैन नॉट प्रोसेस until some IO operation is executed. A process cannot be processed until another IO process is executed. Like a process for its processing, for its execution needs to perform some IO process first, later on it will be processed. So the process which is requiring some IO process to be executed first, it will be suspended. लफ्ज़ थोड़ा गलत है लेकिन नाम है इसका. वेटिंग स्टेट भी कह सकते थे हम इसको हम लोग. तो वैसे एक बात कर रहा हूँ, तो कम्युनिकेशन की बात है ना हमारी. हम तो एक सिर्फ गुफ्तगू कर रहे हैं. 1 मिनट विकास, एक बच्चे पीछे दे देंगे आपको. ये तो गुफ्तगू की बात है ना, एक डिस्कशन की बात है, ताकि आपको एक्सप्रेशन के अंदर ये ना लगे कि सस्पेंडेड का मतलब है बस गया. ठीक है, ऐसे नहीं, रस्टिकेट नहीं करना उसको. दोबारा रिज्यूम करेंगे हम इसको. तो लिखें, a process in the running state cannot process until a process in the running state cannot process until some event has occurred, some IO event, until some IO event / operation until some IO operation or event has occurred, it changes to the waiting state. और बड़ा सा और लिखें, इसी आर्ग्यूमेंट को एक और तरह से भी लिखें. The process needs to carry out, सेकंड यही आर्ग्यूमेंट, ये पॉइंट भी आप लिख सकते हैं इसका.
बड़ा सा और लिखें, इन दोनों में से कोई एक बात लिख सकते हैं, ठीक है। सेकंड बात ज़्यादा अच्छी है वैसे। द प्रोसेस नीड्स टू कैरी आउट एन IO ऑपरेशन, द प्रोसेस नीड्स टू कैरी आउट एन IO ऑपरेशन, द operating system scheduler places the operating system scheduler places the process into the blocked state, like क्या होता है, ये कब होगा, जब, ये कब होगा, when प्रोसेस, नहीं ना यार, टाइम की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, ये कब होगा, when प्रोसेस नीड्स सम IO ऑपरेशन, when प्रोसेस नीड्स सम IO ऑपरेशन टू बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, यस और नो, आसान लफ्ज है, मुश्किल लफ्ज है, ठीक है। व्हेन IO इज कंप्लीटेड, टू हो जाएगा, नहीं समझ आई तो बता देना। अच्छा, ये इधर आएगा, फिर ये क्या था, 2 फैक्टोरियल को सॉल्व किया ना, 2 आ गया, फिर होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 6, फिर ये 6 इधर आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल का आंसर 6 हो गया, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 6, एक सेकेंड, ये आंसर आ जाएगा इसका कितना, इसका आंसर आ जाएगा कितना, 24, और 24 जाएगा किसकी जगह पे, 4 फैक्टोरियल की जगह पे, किसकी जगह पे, तो 5 मल्टीप्लाई बाय, तवज्जो तवज्जो तवज्जो, 5 मल्टीप्लाई बाय 24, इसका जवाब आएगा कितना, 120, 120, इसका आंसर आएगा 120, और ये दे दिया जाएगा इसके इक्वल। क्लियर होगी मेरी बात के नहीं? तो किस्से पे किस्सा, केस पे केस खुलता गया, एक केस खुला तो केस ही केस खुलते गए। ये इस केस को क्या बोलते हैं, बेस केस बोलेंगे इसको, बेस केस बोलते हैं। रिकर्जन में पढ़ाऊंगा, ये जो पूरा टॉपिक है प्रोग्रामिंग का टॉपिक है, ये सारे का सारा मुताहर मैं तुमसे पूछूंगा, इसको क्या नाम दिया जाता है, क्या नाम होगा इसका प्रोग्रामिंग की दुनिया में, रिकर्जन। हम एक ही एल्गोरिदम लिखेंगे, एक फंक्शन अपनी बॉडी के अंदर अपने आप को दोबारा कॉल कर लेता है। फैक्टोरियल का फंक्शन लिखेंगे, वो अपने आप को खुद कॉल कर लेगा। फैक्टोरियल का फंक्शन ऐसे होगा, एक्स फैक्टोरियल निकालें तो हम लिखेंगे एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 1 फैक्टोरियल, तो वो अपने आप को सॉल्व करने के लिए खुद को फिर से बुला लेगा। एक्स माइनस 1 खुद को जब सॉल्व करेगा तो आर्ग्यूमेंट में तो मैंने उसका वही पैरामीटर लिखा होगा, वो पैरामीटर अपने आप को एक्स माइनस 1 तस्वर कर लेगा, तो वो फिर एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 1 फैक्टोरियल। ये कहानी तब तक चलती रहेगी जब तक एक्स माइनस एक्स तक कहानी ना पहुंच जाए, यानी कि उधर 1 के करीब ना पहुंच जाए, एक्स माइनस 1 तक ना पहुंच जाए, 1 के तक, ठीक है। यहां तक बात नहीं समझ आई? अगले लिखें ब्लॉक्ड स्टेट टू रेडी स्टेट, चौथा लिखें ब्लॉक्ड स्टेट टू रेडी स्टेट, ब्लॉक्ड स्टेट टू रेडी स्टेट। जब IO ऑपरेशन कंप्लीट हो जाए, इज अबाउट टू बी कंप्लीटेड, रेडी में भेज देगा सस्पेंडेड स्टेट को, ठीक है। तो आपने क्या लिखा है जी, ब्लॉक्ड स्टेट टू रेडी स्टेट लिख दिया, ब्लॉक्ड स्टेट टू रेडी स्टेट लिख दिया, ठीक है। पहली बात लिखें, द प्रोसेस इज वेटिंग फॉर एन IO रिसोर्स, द प्रोसेस इज वेटिंग फॉर एन IO रिसोर्स
and the IO operation is ready to be completed by the process. Yani an IO operation is ready to be completed, it is then sent back to the ready queue by the process.